एक का प्रॉब्लम पूरी कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप देखें कि एक फार्म हाउस में एक फैमिली के पास बकरी, गाय, मुर्गी, ये 3 उनके पाले हुए एनिमल्स थे। लेकिन आपको पता है ना, फार्म हाउस में जहाँ गाय ने, बकरी ने, भैंस ने रखते हैं तो वहाँ चूहे ने, बिल्लियाँ ने घूमती ही रहती है। एक चूहा परमानेंटली अपना घर बनाकर वहाँ बैठा था। चूहे ने देखा एक दिन कि उस घर में एक माउस ट्रैप लाया गया है। चूहे ने देखा, समझ गया कि ये तो मेरे पकड़ने के लिए है। अब वो डर गया, भागा भागा वो मुर्गी के पास गया। मुर्गी को कहता है, चिकन को कहता है कि पता है तुम्हें, इस घर में एक माउस ट्रैप लाया गया है, अब मुझे तो उसमें फंसा देंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। तो चिकन कहती, तो ठीक है भाई, हम क्या कर सकते तुम्हारे लिए, अगर तुम फंस जाओगे तो तुम फंस जाओगे, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बेचारा बहुत मायूस हो गया। फिर उसे याद आया कि बकरी बहुत अच्छी नरम दिल की है, मैं बकरी के पास जाता हूँ, गोट के पास जाता हूँ। गया, गोट को कहता है कि देखो, इस घर के मालिक ने ना माउस ट्रैप लेकर आया है, अब वो कभी भी मुझे फंसा सकते हैं, मुझे मरवा सकते हैं, तुम मेरी कोई मदद करो ना, कुछ मुझे बताओ, कुछ मेरी रहनुमाई करो। बकरी कहती है, भाई हम क्या तेरी रहनुमाई करें, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम खुद निपटो। वहां से भी मायूस हो गया। फिर सोचता है कि गाय बड़ी है ना, उसका दिल बड़ा होगा। काऊ के पास गया, उसको भी उसने सेम प्रॉब्लम बताया। काऊ ने भी कहा कि सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अब ये बेचारा परेशान घूमता रहा घूमता रहा। एक दिन रात के अंधेरे में उस माउस ट्रैप की आवाज़ हुई, तो वो उस घर की जो लेडी थी उसने समझ लिया कि इसमें माउस फंस गया है। तो उसने सोचा चलो अंधेरे में ही उठाकर उसको मैं बाहर रख दूं। अभी वो माउस ट्रैप के करीब पहुंची ही थी कि वहां से किसी ने उसे डंक मारा। जोर से वो चिल्लाई। हस्बैंड भागा भागा आया, घर के दूसरे लोग आ गए। क्या देखते हैं कि उस माउस ट्रैप में माउस तो नहीं, बल्कि एक सांप फंस गया है, एक स्नेक अंदर फंस गया है, और वो स्नेक ने उस औरत को बाइट किया। उठाकर उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट देना था दिया और कहा अब इसको घर ले जाओ। जब घर लेकर आए, औरत को बुखार चढ़ा। आस पड़ोसियों ने मशवरा दिया कि आप इसको चिकन सूप पिलाएं, चिकन सूप पीने से शायद इसमें और ताकत आएगी, हिम्मत आएगी। घर में एक ही मुर्गी थी, उस मुर्गी को ज़बह किया, उसका सूप बनाया और औरत को पिलाया। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ज़्यादा बीमार हुई। गांव वालों को पता चला, सब मिलने के लिए आए, अब सबको खिलाए क्या, तो बकरी को ज़बह किया। बकरी को ज़बह करके खाना पकाकर सबको खिलाया। वो माउस सोचता है कि चिकन ने मुझे कहा था ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी माउस ट्रैप की वजह से चिकन की जान गई, उसी माउस ट्रैप की वजह से बकरी की जान गई। अब होते होते चंद दिनों में औरत मर गई। जब वो फैमिली की औरत मर गई तो रिश्तेदार आए, सबको खाना खिलाना होता है, तो गाय को ज़बह किया और लोगों को खिलाया। तो आप देखें कि मसला माउस का था। माउस को पकड़ने के लिए माउस ट्रैप लाया और उसमें फंस गए ये सब कुछ। तो इससे आप अंदाजा करें कि आज के ज़माने में एक का प्रॉब्लम नहीं रहता है, एक का प्रॉब्लम सबका प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने लिए हम एक सिविक सेंस को उजागर करते हुए हम सब ने मास्क पहनना शुरू किया ना, कोविड शुरू हुआ तो, ये सोचकर कि हम भी बचेंगे और हमारी वजह से दूसरों को भी न लगे, हम उनको भी बचाएंगे। तो कोशिश हमारी ये हो कि फैमिली में भी हम, हस्बैंड का प्रॉब्लम सिर्फ हस्बैंड का प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ का प्रॉब्लम सिर्फ वाइफ का प्रॉब्लम नहीं है,
हम सब का प्रॉब्लम है। जब तू और मैं से हटकर हम बनते हैं ना, फिर उस फैमिली में जान पैदा होती है। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा नहीं, ये हमारा। जब ये लैंग्वेज हमारे ज़बान पर आ जाएगी तो हम एक यूनाइटेड फैमिली हो जाएंगे। और इस यूनाइटेड फैमिली के लिए हस्बैंड एंड वाइफ, माँ और बच्चे में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रांसपेरेंसी पैदा की जाती है प्यार और मोहब्बत के साथ, और यही हमारे रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप को हेल्दी बनाते हैं। हाउ टू बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। मजबूत रिश्ते के लिए हस्बैंड एंड वाइफ, आपस में सिबलिंग्स की, सास बहू की, रिश्तेदारों की मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक उसूल बना ले। क्या बना ले? डू नॉट इंटरफियर इन अदर्स बिजनेस अनलेस आस्क्ड। बच्चे भी अभी बड़े हो जाते हैं, वो भी ये पसंद नहीं करते हैं कि पेरेंट्स हमको बहुत ज़्यादा रोक टोक करें। ठीक है, जहाँ वो गलत करते हैं उनको रोकना, उनको समझाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये कपड़े क्यों पहने, ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह कैसे बैठती हो, ठीक से बैठो। डिसिप्लिन सिखाना पेरेंट्स का रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम किटकिट न करें। सास बहू पर, बहू सास पर बहुत ज़्यादा तनकीद न करें। आपस में भी प्यार मोहब्बत के साथ रहे। आप देखें ना कि हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम इस दुनिया में आए। यहाँ हमारा आने का मकसद अपने पेरेंट्स को क्वालिटी ऑफ लाइफ देना हमारा मकसद है। एक भाई आता है, दूसरे भाई को लाता है, तीसरी बहन को लाते हैं, सब मिलकर तकलीफ उठाकर एक फैमिली के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वो फैमिली तरक्की करती है, प्रोग्रेस करती है। अगर मैं इधर आ गई, मैं कहूँ ना, मैं क्यों अपने रिलेटिव्स को बुलाऊं, मैं क्यों अपने भाई को बुलाऊं, सब मैं ही करती चली जाऊं, तो फिर मेरा यहाँ आने का मकसद क्या, क्या पर्पस, में क्यों आई? हम आते ही यहाँ एजुकेशन के लिए, अपनी फैमिली को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप को फैसिलिटेट करने के लिए। तो हमको चाहिए कि हम यहाँ आए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मौला ने हमें ये मौका दिया, न कि हमें मगरूर होना चाहिए। बूढ़े माँ बाप पर डोमिनेशन हम न करें कि आपको तो बात करना भी नहीं आता है, आपको कपड़े पहनना नहीं आता है, आपका अंदाज गलत है। यकीनन 50 साल 60 साल उन्होंने जिस सादगी से ज़िंदगी बसर की है, अब रातों रात यहाँ आकर वो फैशन तो नहीं कर सकते ना। तो 60-70 साल की ज़िंदगी में उनमें इतनी तब्दीली नहीं आ सकती है जितनी उन्होंने पहले गुजारी है। तो अब क्या करें? तो अब यंगस्टर्स को चाहिए कि खुद को थोड़ा सा चेंज करें। अगर वो आपकी स्पीड के साथ आपके साथ नहीं भाग सकते हैं, तो आप थोड़े स्लो हो जाए, उनके साथ चलने लगे। इससे क्या होगा? उनका भी रिस्पेक्ट बरकरार रहेगा और आपकी भी इज्जत में इजाफा होगा। चंद दिनों की, चंद सालों की बात है, रहते रहते वो भी यहाँ के तौर तरीके सीख जाएंगे, अगर जिंदगी रही तो। अब जिन जिन को हम लाते हैं कि वो यहाँ आए, पढ़े, उनको भी आप ये ना समझे कि आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जान ले कि कुछ दिनों में उनके पर मजबूत हो जाएंगे, उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वो यहाँ से उड़ जाएंगे। तो जो सहारा आपने उनको दिया, जो डाली आप बने उनके लिए, तो उसके लिए खुदा आपको इसका अजर देगा। ये मत कहो कि आर वे इज द बेस्ट वे, माई लॉजिक इज परफेक्ट लॉजिक, यानी जो मैं कहूँ आपको वही करना है। खुदा ने हर इंसान को यूनिक वे में पैदा किया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ। मॉडर्न एजुकेशन भी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करता है, तो हर एक की अपनी अपनी खूबी, अपनी अपनी खामी है। तो ऐसे हालात में
अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए क्या गाइडलाइंस है? फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाओ, माफ करो। डू नॉट होल्ड ग्रजेस। डू नॉट टर्न अराउंड एंड से ही हर्ट मी yesterday, so I will hurt him today। बदला लेने की तवक्को मत रखो, किसी से बदला लेने की बातें मत करो। उसने जो भी नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुका। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके बुरे रवैये का अच्छाई से जवाब दें। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते हैं, माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। उनको भूल जाओ जिन्होंने आपको इतना टॉर्चर किया कि आप उसको माफ कर ही नहीं सकते हो। आप रास्ता बदल ले। माफ कर दो उनको जिनको आप भूल नहीं सकते। सगे भाई बहन, चाचा चाची, रिश्तेदार जिनके साथ खून का ताल्लुक है, ब्लड रिलेशन है, उनको तो भुलाया नहीं जा सकता ना, तो फिर उनको माफ कर दो। और जब माफ कर दोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि आपका दिल इतना हल्का हो गया है। ये तभी पॉसिबल होता है किसी को माफ करना कि जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस न रखें। हम दूसरों से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे माफ कर दे, वो मुझे मदद करे, वो मेरा ये काम कर दे। नहीं, हमको चाहिए कि हम किसी से एक्सपेक्ट न करें। हम दूसरों की मदद करने में हम उसको क्या मदद कर सकते हैं ये सोचें। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, यू मस्ट रिमेंबर दैट लाइफ विल हैव फॉर यू मैनी डिसअपॉइंटमेंट्स। कि जिंदगी में हर चीज थाली में रख कर तैयार नहीं मिलती है। सोचते कुछ है, होता कुछ है, फिर हम मायूस हो जाते हैं। मायूसी गुनाह है। तो इमाम ने फरमाया कि बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी जिंदगी में आ सकती है। इफ 1/5 of one's hopes is realized, one is extremely lucky and fortunate। आपने जो प्लान किया उस प्लान का 1/5 पोर्शन भी, 1/5 ख्वाहिशात भी अगर पूरी हो जाती है तो आप बहुत ही लकी, बहुत खुश नसीब। आप देखें कि मेडिकल स्टूडेंट्स का एक पूरा ग्रुप अपनी अपनी कंट्री से MBBS करके निकलता है। फिर जब वो फॉरेन जाना चाहते हैं तो उनको डिफरेंट एग्जाम्स देने पड़ते हैं लैंग्वेजेस के। आधे पास होते हैं, आधे रह जाते हैं। कोई बात नहीं, डिग्री है, और आगे बढ़े और मेहनत करे। तो जिनका हो जाता है वो अपने आप को खुश नसीब समझे, वो खुद को खुदा के दरबार में ज्यादा शुक्रगुजारी का इजहार करे। इसी तरह से टीचर्स, इसी तरह से दूसरे प्रोफेशंस, कितनी मेहनत के बाद लोग आगे बढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं। तो जिनको मौका मिल जाता है उनको चाहिए कि मगरूर होने के बजाय खुदा का शुक्र अदा करें। और जब शुक्र अदा करना आ जाएगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम शुक्र अदा करो तो खुदा अपनी नेमत को डबल कर देता है। तो जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, हमें उस मकसद में कामयाबी मिले, इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजारी करना चाहिए। सो डू नॉट बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है तो मायूस ना हो जाए, मेहनत करें, आगे बढ़े। जिंदगी में अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड वाइफ आपस के रिलेशंस को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो एक फैक्टर है कॉम्प्रोमाइज करना। एक वाइफ सुबह से शाम तक जॉब पर थी, शाम को घर आई, बच्चों को खाना खिलाया, सुला दिया, फिर हस्बैंड आए, हस्बैंड के लिए खाना गर्म किया, खाना टेबल पर रखने को आई तो तवे पर जो रोटी रखी थी वो रोटी जल गई। लेकिन अब और कोई चारा ही नहीं था, वही एक रोटी दो बची थी घर में। तो उसने जल्दी से प्लेट में रख कर टेबल पर वो रोटी रख दी हस्बैंड के सामने, थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए कि सॉरी। हस्बैंड ने कहा, क्यों सॉरी बोलती हो? अरे ऐसी जली हुई चपाती, ऐसी क्रिस्पी चपाती के लिए तो मैं इंतज़ार करता था इतने टाइम से। मुझे तो बहुत पसंद है ये चपातियाँ, कितनी क्रिस्पी है।
और फिर उसने बैठकर खाना खा लिया। जब माँ दोबारा बर्तन रखने किचन में गई तो बेटी बाप से पूछती है कि पापा, क्या सचमुच आपको ऐसी क्रिस्पी रोटी पसंद है? तो पापा ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारी माँ का दिल न जले इसलिए जली हुई रोटी खाई। अगर मैं उसको कुछ कहता कितने दिनों तक उसका दिल जलता है ना। और अगर मैंने खामोशी से 2 चपाती खा ली जली हुई तो क्या फर्क पड़ गया, वो भी खुश, दिन भी गुजर गया। इस तरह फैमिली में अगर यूनिटी बरकरार रखना है, फैमिली को खुशहाल रखना है, तो कॉम्प्रोमाइज करें। और ये कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ अप्रिशिएट करें, अपने पार्टनर के काम को अप्रिशिएट करें। अगर वो छोटा सा भी काम करे तो आप उसको अप्रिशिएट करें। वो कोई नया ड्रेस पहने तो उसको क्रिटिसाइज करने की जगह अप्रिशिएट करें। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सजेशन दे सकते हो, लेकिन बिल्कुल नज़रअंदाज भी तो ना करें ना कि सालों तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी वाइफ क्या पहनती है, क्या खरीदती है। नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करें। वो कोई गिफ्ट भी ला कर दे तो आप उसको एक्सेप्ट करें। एक बहू अपनी सास को चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले गई, ये कह कर के, चलो मम्मी काफ़ी दिनों से आप बाहर नहीं गए ना, मैं ले जाती हूँ आपको। सास बहू दोनों अकेली गई, खा पी कर वापस आए। घर आकर सास कहती है, लाओ अभी कुछ दे दो खाने को, मुझे तो ये चाइनीज़ वाइनीज़ कुछ पसंद ही नहीं है, मेरा तो पेट ही नहीं भरा। बेचारी बहू इतनी मायूस हो गई कि मैं तो खुशी खुशी लेकर गई थी मम्मी को। तो किसी का दिल रखने के लिए भी ना एटलीस्ट आप तारीफ करें। अगर वो ये कहती नेक्स्ट टाइम कि बेटा हम चाइनीज़ नहीं जाते, चलो हम इंडियन रेस्टोरेंट में जाते, भेलपूरी दही पूरी ये खा कर आते हैं, तो बहू भी खुश हो जाती और सास की भी इज्जत रह जाती। इसलिए कोशिश करें कि किसी की लाई हुई चीज़ को क्रिटिसाइज न करें। जो ये क्रिटिसाइज की हमारी आदत है ना, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक हस्बैंड वाइफ ब्रेकफास्ट करते थे रोज़ाना, और खिड़की से बाहर देखते तो नेबर में जो लेडी थी वो कपड़े सुखाती थी। डेली तकरीबन इनका यही रूटीन बन गया था। और डेली ये लेडी कहती थी कि देखो उसको तो कपड़े धोना भी नहीं आता है, कितने गंदे कपड़े धोती है, रस्सी पर देखो तो सही। फिर एक दिन जब वो उठी तो उसने देखा कि अरे कपड़े तो आज बड़े साफ है। हस्बैंड ने कहा, तुम जानते हो कपड़े तो उसके रोजाना साफ होते हैं, हमारी खिड़की गंदी थी, मैंने अपने ये विंडो को साफ किया है, इसलिए तुम्हें उसके कपड़े साफ नजर आते। तो कमजोरी हमारे अपने अंदर होती है और हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो कोशिश करें न बोलिया मां नौ गुण, कम बोले, ज्यादा इजहार नहीं करें। तो इससे क्या होता है कि हमारे दिल के भेद, हमारे दिल के राज दिल ही दिल में रह जाते हैं। जिंदगी को जीना आसान करना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। घर में आप देखोगे बहुत सारी चीजें, हर चीज के लिए बोलने को दिल करता कि हम तो अपने जमाने में ऐसा करते थे, हम तो ये करते थे, हम तो बैठते ही नहीं थे, हम ये काम करते थे, वो करते थे। चुप रहो, सब्र करो, हमारा दौर चला गया। अब फिर भी अगर कोई ऐसी चीज चुभती है ना तो बर्दाश्त कर जाओ, और बहुत सारी चीजें ना नजरअंदाज करो। जो होता है जाए भैंस पानी मां, जो होता है होने दो, खामोश रहो। दूसरा तरीका क्या है कि परिवार में नानी नानी वातों ने मोटी करशो तो परिवार नानो थतो जशे। कि फैमिली में अगर छोटी छोटी चीजों को बात का बतंगड़ बना दिया तो फैमिली छोटी हो जाएगी। 2 भाई आपस में अगर लड़ते ही रहेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली फिर दोनों अलग हो जाएंगे, फैमिली छोटी हो जाएगी। तो क्या करें? तो थोड़ू जोया करजो, थोड़ू जातू करजो, थोड़ू जाते करजो। कि खानदान में यूनिटी बरकरार रखने के लिए कुछ चीजें खामोशी से देखते रहो, कुछ चीजों को नजरअंदाज करो, और कुछ चीजें जो हमको बर्दाश्त नहीं होती है
खुद करो। हम चाहते हैं कि डाइनिंग टेबल साफ होना चाहिए, तो उठो खुद करो। हम चाहते हैं कि कपड़े सूख गए हैं, उसको अंदर रखना चाहिए, उठो खुद उठाओ खुद रखो। तो जितना पॉसिबल है खुद मेहनत करो, खुद फैमिली को सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो किसी से। अब फैमिली रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना, वो है कम्युनिटी, वो है जमात। अपनी जमात की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मौलाना हाजिर इमाम ने, बल्कि मैं कहूँ 49 इमाम ने, जिन जिन कंट्रीज में हमारी जमात रहती है उस कंट्री के साथ इमामों ने अच्छे रिलेशंस रखे, ताकि वो हुकूमत, वो गवर्नमेंट हमारी जमात को तकलीफ न दे। पूना इंडिया में बहुत बड़ा आगा खान पैलेस है। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम के बाप दादाओं की वो यादगिरी को मौला ने इंडियन गवर्नमेंट को बतौर गिफ्ट पूरा पैलेस दे दिया। ये पैलेस कब बनाया था? माता सलामत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की वालिदा, उस दौर में कि जब कहत पड़ा था, फेमिन था और लोगों के पास खाने पीने का कुछ भी नहीं था, रोजी का कोई जरिया नहीं था, ऐसे मौके में माता सलामत ने पूना में पैलेस का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। लोग बातें करने लगे कि भाई ये दुनिया में भूख से मर रहे हैं लोग और आपको महल बनाना है। लेकिन जैसे जैसे वो महल की तामीर का काम आगे बढ़ता गया, वो पैलेस का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता गया, लोगों को अंदाजा हो गया कि वो अपने सुख के लिए नहीं बना रहे थे, लोगों को रिस्पेक्टफुली रिज़्क देने के लिए। पैसे उठाकर भीख नहीं दे दी। मजदूर को मजदूरी मिली, प्लम्बर को काम मिला, इलेक्ट्रिशियन की जॉब लग गई, लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला कारपेंटर आ गया, गार्डनर आए, इतना बड़ा गार्डन बनाया। कभी जिंदगी में मौका मिले इंडिया गए तो आप जरूर ये आगा खान पैलेस देखना, आप हैरान रह जाओगे कि उस जमाने का बनाया हुआ आज भी वो एक शानदार महल है। आप देखें कि लोगों की मदद करना भी है ना, तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहे, इस तरह करो। हम लोगों की क्या बात करें, कभी कभी फैमिली में ही ना हम बूढ़े माँ बाप को इंसल्टिंग वे में उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। उनकी रिस्पेक्टफुली मदद करें, उनका ख्याल करें, उनको रियलाइज कराए कि हाँ हम आपकी औलाद है, आप जो चाहोगे हम आपके लिए करने को तैयार हैं। फिर आप देखें कि वो माँ बाप के दिल से कैसी दुआ आपको निकलती है। तो ये कम्युनिटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। हमको चाहिए कि हम जमात खाने जाएं, जमात खाने में जाकर लोगों से मिले, दुआ पढ़े, गिनान पढ़ाए, जितना हमसे हो सके हम खिदमत करें। हमारी रूह के लिए तो बेहतर है, लेकिन हमारे बाद हमारी आने वाली नस्ल, हमारे बच्चे जब हमको ये सब करते देखते हैं तो फिर वो बच्चे भी खिदमत में आगे आते हैं। तो बच्चों के अंदर मजहब को जगह देने के लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जमात खाने जाओगे, आप इबादत बंदगी करोगे। अगर किसी दिन जमात खाने नहीं गए तो दुआ के टाइम पे घर में बैठकर मिलकर फैमिली के साथ दुआ पढ़ोगे तो बच्चों को भी यह आदत रहेगी। अगर मॉर्निंग में हम जमात खाने नहीं भी जाते हैं तो दुआ माफ़ नहीं है। हम उठकर दुआ पढ़ेंगे तो बच्चे भी उठकर दुआ पढ़ेंगे। कलाम मौला में मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि डाली जाड़ की तैसी होवे, जैसी होवे जाड़ की बुनियाद, तो माँ बाप जिसके जैसे होवे तैसी उसकी औलाद। कि एक ट्री, मैंगो का ट्री होगा तो उसकी ब्रांच भी मैंगो की ही होगी, उसके रूट्स भी मैंगो ट्री के ही होंगे। तो जैसे माँ बाप होंगे बच्चे ऐसे ही होंगे। माँ बाप दुआ बंदगी तस्बीह दसवन में पाबंद है तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। जो भी आपकी इनकम है
आप वो उसका इमाम का हक माले इमाम ज़रूर अदा करें, दुआ पढ़े, इबादत बंदगी करें, खिदमत करें, तो फिर आप देखें कि आपके बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, सही चलेंगे। मस्जिद की तलब से मौजूद का शुक्र अदा करें। मस्जिद की तलब यानी और चाहिए और चाहिए और चाहिए से पहले जो मौजूद है, जो मिला है, उसका शुक्र अदा करें। अगर हम ऐसा नेचर रखेंगे कि जो कुछ खुदा ने हमको दिया है हम उसका शुक्र अदा करेंगे, तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। कॉपरेशन घर में बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ के बीच, भाई भाई, भाई बहन, बच्चों के दरमियान एक दूसरे के साथ कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। न्यूली मैरिड दो फ्रेंड्स रास्ते में मिल गए। एक कहता है, भाई कैसे हो, शादी के बाद कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। दूसरे का तो मुंह ऐसा अजीब सा हो गया। पहले वाले ने कहा, हमारी तो बहुत अच्छी गुजरती है। अच्छा कैसे? तो कहा, हम तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जीते हैं। देख, तुझे तो पता है ना कि मुझे सफाई कितनी पसंद है, तो पूरे घर की सफाई मैंने अपने जिम्मे ले ली। झाड़ू पोछा, बाथरूम की सफाई, सब क्लीन करना, फर्नीचर वगैरह सब 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 मैं खुद करता हूँ। सुबह उठकर उसको तकलीफ नहीं देता हूँ, उसको सोने देता हूँ। अच्छा, फिर देख, तुझे पता है ना मुझे खाने का कितना शौक है, और मेरे हाथ में क्या जायका है। जब भी पकाता हूँ खुश हो जाती है मेरी वाइफ। तो डेली खाना मैं पकाता हूँ, और वो इतना कोऑपरेट करती है मेरे साथ कि जब खाना रेडी हो जाता है, मैं उसको डाइनिंग टेबल पर बुलाता हूँ तो वो लेट नहीं करती है, वो जल्दी से आकर बैठ जाती है, मेरे साथ कोऑपरेट करती है। बहुत अच्छी है मेरी वाइफ। फिर जब रात को सोने का टाइम आता है तो मुझे पता है, मैं देखता हूँ अगर गर्मी है तो एसी ऑन कर देता हूँ, रूम का टेम्परेचर एकदम ठीक ठाक करता हूँ, और अगर सर्दी है तो हीटर ऑन कर देता हूँ। बिस्तर ठीक करके एकदम टिप टॉप करके फिर उसको बुला लेता हूँ। तो वो मेरी प्यारी जान इतनी फर्मा बरदार खुद आकर सो जाती है। न कोई झगड़ा, न कोई आपस में बातचीत, न कोई टेंशन, दोनों अपने अपने आराम से सो जाते हैं। अब उसको पूछता है कि तेरी जिंदगी कैसे गुजरती है। कहता है, हालात मेरे भी तेरे जैसे ही है, लेकिन जितना पॉजिटिवली, जितने अच्छे तरीके से तूने प्रेजेंटेशन दिया, मैं ऐसा नहीं दे सकता हूँ। मैं तो यही कहूँगा, बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ते हैं, खाना भी मुझे ही पकाना पड़ता है, घर की सफाई भी मैं ही करता हूँ। तो मैं तो बहुत दुखी हो गया शादी करके। तो अभी कौन सी चीज़ को आप पॉजिटिव लेते हो, कौन सी चीज़ को नेगेटिव लेते हो, ये आपकी ज़िंदगी पर असर करता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि न ही हम हस्बैंड पर इतना बोझ डालें और ना ही हम खुद अपने ऊपर इतना बोझ लें। तो मिलजुल कर कॉपरेशन के साथ हम अपने घर को चलाएं। एक कोशिश हमेशा करना, इंसान है ना भाई, दो बर्तन है साथ में रहते तो खड़ते हैं, बचते हैं। अपने बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करना। क्यों? एक हस्बैंड वाइफ में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, हस्बैंड वाइफ को धक्का मारे, गिरा दे। फिर एक दिन बेटी पूछती है बाप से कि पापा मैं बड़ी होंगी तो क्या आप मेरी शादी कर दोगे? तो बाप कहता, मेरी प्यारी जान, तुम्हारी शादी कराऊंगा, धूमधाम से करूंगा। बेटी कहती, लेकिन मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी शादी करोगे तो मेरा दूल्हा मुझे मारेगा, गिराएगा, पीटेगा, नाराज हो जाएगा मुझसे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी, मुझे नहीं करना है शादी। छोटी सी बच्ची के दिमाग पर आप देखो कि क्या असर हुआ माँ बाप के लड़ने का। तो बाप कहता है, नहीं नहीं, तेरा दूल्हा तुझे नहीं मारेगा, और अगर मारा तो मैं उसे डांटूंगा। तो बेटी कहती है, अब्बू तब तक तो आप बूढ़े हो चुके होंगे, देखो ना अभी नाना अब्बू आपको थोड़ी मार सकते हैं, थोड़ी ना आपको रोक सकते हैं। तो आप सोचे कि बच्चे का दिमाग क्या क्या सोचता है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों के सामने अपने गुस्से का इजहार न करें। अब एक लेडी बेटी के घर गई,
देखा तो दामाद अपनी बेटी को इतनी हेल्प करता था, काम काज में, हर चीज में बराबर बराबर उसके साथ खड़ा होता था। तो माँ कहती है सोने जैसा दामाद मिला है मुझे। फिर वहां से निकलकर वो अपने बेटे के घर गई। बेटा भी उसकी बीवी को हेल्प करता था काम काज में, पकाने में, कपड़े मशीन में डालने में। तो कहती है मेरा बेटा तो बाइला हो गया है, वो उघेलो થઈ ગયો છે बोले, जोरू का गुलाम हो गया है, उसके साथ साथ सारा काम करता है। तो बेटा करे तो जोरू का गुलाम, दामाद करे तो सोना जेवो जमाई। ऐसा दो दो पलड़े में पैर न रखे। बेटा बहू, बेटी दामाद, उनको अपनी जिंदगी जीने दे। अगर आपको उनके लिए बहुत कंसर्न है तो उनके लिए दुआ करें कि मौला इनको आपस में प्यार मोहब्बत दे। एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों में हम केयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। हमें मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि की ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़िंदगी में परेशानियाँ चाहे जितनी होगी, यकीनन होगी। तो ज़िंदगी में परेशानियाँ चाहे जितनी हो, फिक्र करने से वो ज़्यादा होती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। अब आप कहोगे एक परेशानी है, अगर हमने सब्र किया, शुक्र किया, तो क्या वो परेशानी खुशी में बदल जाएगी? खुशी में बदले या ना बदले, कम से कम हमारे दिल को तसल्ली होगी, हम परेशान नहीं होंगे, हमारे अंदर वसवसा नहीं होगा, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। पेरेंट्स का नेचर है कि चाहे बच्चे कितने भी सुखी हो, वो बच्चों की फिक्र करते ही है। इसलिए वो बच्चे जो अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ आए हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर पेरेंट्स को नहीं ला सकते हो ना, तो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अपने पेरेंट्स के पास ज़रूर जाओ, उनसे मुलाकात करो, उनको अपने बच्चे दिखाओ, बच्चों को दादा दादी दिखाओ, इसलिए कि अगले 20 साल के बाद आप भी इसी कैटेगरी में शामिल होने वाले हो। इसलिए कहते हैं कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। तो ये जो ज़िंदगी मिली है उसका फ़ायदा उठाओ। कौन किसी से चाहकर दूर होता है, हर कोई अपनी हालतों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती, हर दोस्त कोहिनूर होता है। दुआ वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ मोहब्बत है, दुआ ताकत है। मेरी दुआ है आप और आपसे वाबस्ता हर रिश्ता हमेशा खुश, कामयाब और सलामत रहे। आमीन। यानी मदद।